नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं, शुरू करते हैं चक्रव्यूह। और आज भी पूरी तरीके से हमारी पैनी नजर मिडिल ईस्ट पर बनी हुई है। चार कहानियां, चारों कहानी के सूत्र में ईरान और इजराइल की लड़ाई है। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध से भारत पर कितना असर पड़ेगा और इसे लेकर देश में किस तरह से हो रही है सियासत, इस खबर को 21% लोगों ने देखना चाहा है। अगली खबर थी आज कि ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद रजा पहलवी या किसी और के हाथ में अब कमान आएगी। इस खबर को 24% लोग देखना चाहते हैं। और तीसरी खबर थी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए थे खामेनेई। 26% लोग इस खबर को तफसील से देखना चाहते हैं। आगे हम इस पे बातचीत भी करेंगे और खबर भी दिखाएंगे। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है ईरान पर घर में फंस गए ट्रंप। और अब आगे क्या होगा, इस खबर को आपने सबसे ज्यादा 29% वोट दिए हैं और इस खबर को देखना चाहा है। तो जैसा कि आप चाहें वैसा ही हम करेंगे, आपको दिखाएंगे ईरान पर कैसे फंसे ट्रंप। लेकिन उससे पहले महायुद्ध पर आज दिन भर की टॉप 10 खबरें आपको बता देते हैं। सबसे ताजा अपडेट क्या है, खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान अब इंतकाम की आग में झुलस रहा है। आज महायुद्ध के तीसरे दिन उसने ताबड़तोड़ पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उसके दोस्तों पर बहुत ही खतरनाक हमले करके कोहरा मचा दिया है। सबसे पहले जान लीजिए, अमेरिकी इजराइल अटैक में ईरान में अब तक करीब 550 लोग मारे गए हैं और 740 जख्मी हैं। इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में 6 अमेरिकी बेस को निशाना बना दिया है। तीसरी खबर, ईरान का बड़ा दावा, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है। चौथी खबर, कुवैत ने गलती से 3 अमेरिका के ही लड़ाकू विमानों को आज मार गिराया। कुवैत के एयर सिस्टम डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के विमान समझकर अपने देश के जो दोस्त है अमेरिका, उसके F-15 को वहां पर गिरा दिया। सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी कंपनी आरामको, उस कंपनी की रास तनूरा रिफाइनरी पर आज ईरान ने बड़ा हमला किया है और इसके बाद सनसनी मच गई है। आरामको सबसे बड़ी सऊदी की कंपनी है। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर ईरान ने ड्रोन बोट से अटैक किए हैं। साइप्रस में ब्रिटिश के जो बेस कैंप है, मिलिट्री कैंप, उस पर भी ईरान ने आज ड्रोन से अटैक किया है। इसके अलावा पड़ोस में पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर तालिबान ने आज हवाई हमला कर उसको ख़त्म करने का दावा किया है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध में अब तक 400 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। ये दावा भी अब तक दोनों देशों के अगर ताबे किए जाएं तो ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। तो पूरा अपना पड़ोस जो है वो इस वक्त जल रहा है, वो इस वक्त आग में झुलस रहा है। तो नेतन्याहू के ऑफिस पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू के ऑफिस पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान के IRGC का बहुत बड़ा दावा है। ये इजरायली PM के ऑफिस पर हमले का दावा किया गया है। नेतन्याहू को निशाना बनाया गया, जैसे खामेनेई को निशाना बनाया था इजराइल ने, अमेरिका ने, उसी के जवाब में अब नेतन्याहू के दफ्तर पर निशाना साधा है IRGC ने। नेतन्याहू पर हमले को लेकर IRGC का ये बहुत बड़ा दावा आप इसको कह सकते हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ये अटैक किया है। इजराइल के एयरफोर्स कमांडर के घर पर भी हमला किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। हम आज अपने शो में कुछ मेहमानों से बात भी करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर अमेरिकी हमले से ट्रंप के खिलाफ अब विरोध बढ़ रहा है उनके अपने देश में। ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध ठीक नहीं है। कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उनका यह बयान आया है। ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, कमला हैरिस का कहना है। अमेरिका के लोगों ने ट्रंप पर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर जो हमला ईरान पर किया उसमें वहां की संसद का अनुमोदन नहीं लिया गया है। ये बड़ा बात हो रही है। अमेरिका में सर्वे जो हुआ उसमें लोगों ने अपना विरोध ट्रंप के खिलाफ दर्ज कराना शुरू कर दिया है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी इस हमले के बाद अभी तक बढ़ी हो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ज्यादातर लोगों ने ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध किया। ये खबरें अमेरिका से निकल कर आ रही हैं। बड़ी खबर है ये। ईरान का सीना छलनी करके क्या ट्रंप फंस गए हैं? खामेनेई को मारकर क्या ट्रंप ने नई मुसीबत मोल ले ली है? क्या ईरान में अमेरिका ने अफगानिस्तान वाली गलती दोहरा दी है? ऐसे कई सवाल हैं जिसके चक्रव्यूह में ट्रंप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ एक्शन का फैसला ट्रंप को कई मोर्चों पर घेर रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है और वो वैश्विक तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिका के भीतर ही ट्रंप के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 1/4 अमेरिकन ही ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।
जबकि एक बड़ा वर्ग इसके खिलाफ है। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप के फैसले को लापरवाह और गैर जरूरी बताया है। सोशल मीडिया पर कमला हैरिस ने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को उस युद्ध में घसीट रहे हैं जो अमेरिकी लोग नहीं चाहते। मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध का विरोध करती हूँ। हमारे सैनिक ट्रंप की पसंद के इस युद्ध के लिए खतरे में डाले जा रहे हैं। रॉयटर्स इप्सोस का एक सर्वे सामने आया है। इसके मुताबिक अमेरिका के सिर्फ लगभग 27% लोग ही ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों का समर्थन करते हैं। सर्वे में शामिल करीब 43% लोगों ने इन हमलों का विरोध किया है, जबकि 29% लोग इस मुद्दे पर निश्चित राय नहीं दे पाए। जियोपॉलिटिक्स के जानकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम अमेरिका को एक ऐसे जंग में धकेल सकता है जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ सकती है। दुनिया के कई देश खामेनेई की हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। ट्रंप अभी तक दुनिया को यह बताने में असफल रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने ईरान पर यह कहर क्यों बरपाया, जबकि पिछले साल ही ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अगर ये दावा सही था तो फिर इस बार हमला क्यों हुआ? ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया आज ट्रंप से पूछ रही है। और चक्रव्यूह का ये स्पेशल एडिशन है। हालात क्योंकि स्पेशल हो चुके हैं, दुनिया भर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पहली बार हमारे शो में एक लाइव गेस्ट जुड़ रहे हैं और जुड़ने के लिए मेरे साथ परिचय कराऊं, दो बहुत ही खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हैं और तीसरे मेहमान हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव जी मेरे साथ मेरे बाईं ओर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। दीपक बोरा जी, जाने माने राजनयिक, विदेश मामलों के जानकार, मेरे दाहिनी तरफ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जाकिर हुसैन साहब जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और एक क्रिटिकल व्यू रखते हैं इस पूरी खबर, इस पूरी एनालिसिस को लेकर। आपका भी जाकिर साहब बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाह रहा था कि आप भी स्टूडियो में होते, हम तीनों आमने सामने बैठ कर बातचीत करते, लेकिन आपको काम है, मुझे समझ सकता हूं मैं, तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियत में से। पहला सवाल मेरा बोरा साहब आपसे है, ट्रंप को लेकर ऐसी खबरें क्यों यूएस से आ रही हैं कि वहां पर इतनी कुछ होने के बावजूद भी अभी पॉपुलैरिटी उनकी वो जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर ब्रिलियंट, यू नो दैट। और आपका चैनल तो टोटली प्रोफेशनल है और फिर आपने एवीएम साहब को बुलाया, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। और जाकिर हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का बहुत मजा आता है। बट थैंक यू वेरी मच। 20 साल मैं उस एरिया में रहा हूँ और जानता हूँ, एटलीस्ट आई क्लेम कि मुझे कुछ आइडिया है वहाँ पे क्या हो रहा है। सर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और ये मैंने देखा है कि अमेरिका में पोस्टेड रहा हूँ, मेरी फैमिली वहाँ है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका नंबर 2 होने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द एवरेज अमेरिकन कि आई कैन नॉट बी नंबर 2। 9/11 के बाद एक चीज गई थी कि चाहे मैं रिपब्लिकन पार्टी का हूं या टी पार्टी का हूं या डेमोक्रेटिक, टुडे वी आर ऑल अमेरिकन्स, तो दे डोंट वांट टू बी नंबर 2। सोवियत संघ होता था को नंबर 1 पर, वो तो यमराज की ट्रेन में चला गया। सो अमेरिका बिकेम द सोल हाइपर पावर इन द वर्ल्ड। जब ट्रंप ने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जितनी मर्जी आलोचना करिए, लेकिन अमेरिकन दिल को वो छूता है कि आई एम नॉट यूज्ड टू बीइंग नंबर 2। सो अब जो ईरान पे उसने किया है, क्योंकि ईरान चुनौती दे रहा है अमेरिका के चौकीदार को जो मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, जहां पर तेल ढेर सारा, जिसका नाम इजराइल है। सो दैट वाज द होल थिंग कि ट्रंप ने कहा मैं जाऊंगा। अमेरिकन लोग रॉयटर्स सर्वे वगैरह, सर ये सर्वेज मैं सारी देखता रहता हूं, मेरे को कोई मायने नहीं है, लेकिन जिन लोगों से मैंने बात की है, मेरे ग्रुप में बहुत सारे हैं, मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, जिन लोगों से हमने मैसेज किया, दे सेड वेल डन अमेरिका। ये जो ईरान है जिसने कई हमारे लोगों को मार दिया है, तंग किया है, जो मिडिल ईस्ट में फुदक रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट का मेंबर भी नहीं है। दीपक साहब, एक बड़ी खबर आ गई है, अब अपडेट कर दूं दर्शकों को। इस वक्त ये बड़ी खबर है, खामेनेई की पत्नी जो कि परसों घायल हुई थी बमबारी में, अब खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। इस महायुद्ध में खामेनेई की पत्नी की मौत की खबर है। परसों बमबारी में वो गंभीर तौर पे घायल हुई थी, आप अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। अब ये खबरें सीधे ईरान से निकल कर आ रही हैं। जाकिर साहब, लगातार ईरान की जो टॉप लीडरशिप है और उनकी जो फैमिली है वो नेस्तनाबूद हो गई है, वो खत्म होती जा रही है, और ये जो वैक्यूम खड़ा हो रहा है ये कितना खतरनाक है दुनिया के लिए? ये वैक्यूम जो है ये खतरनाक है, लेकिन हम इसे डिफंक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये डिफेक्ट हो गई है। इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होगी आगे चल के, वो कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं, लेकिन खामेनेई साहब ने एक ब्लूप्रिंट दे दिया था, सक्सेशन का भी दे दिया था, आगे जाने का भी दे दिया गया था।
और वो उसी ऑफिस में बैठे थे। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि अगर मौत आनी है तो कहीं भी रहेंगे तो उस वक्त पे आएगी। तो ये इसलिए उन्होंने अपना ऑफिस नहीं छोड़ा था। लोग कहते हैं कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने ऑफिस इसी लॉजिक पे नहीं छोड़ा था। हजरत अली का एक कौल है जो ये लोग मानते हैं स्ट्रांगली, कि मौत खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, उसका एक वक्त मुअय्यन है, वो वहां पे जाए, वहीं पे उनको ले जाकिर जाएगी साहब, जहां उनकी मौत हो। ये बात मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं कि दिन भर में आज हमने देखा कि ईरान ने जबरदस्त रिटेलिएशन किया। जी, मिडिल मैं ईस्ट उसी में पे आ जितने रहा था। बेस कैंप रहे अमेरिका के दोस्तों के, अमेरिका के, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। उन तमाम कंपनीज के, उन तमाम पोर्ट्स को देखिए, निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में व्यापार होता है जिससे सबकी मैं उसी अर्थव्यवस्था पे आ पर रहा चोट था। हो। मैं उसी पे आ रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि ये कॉस्ट ऑफ वार ईरान पे फैल जाए, सिर्फ ईरान तक सीमित रहे, लेकिन अमेरिका कॉस्ट ऑफ वार जो है पूरे रीजन पे ले जा रहा है और ये रीजन से बढ़ के वर्ल्ड पे जाएगी। लोग सवाल कर रहे थे कि दुबई पे क्यों अटैक कर रहा है। दुबई पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ वार दुबई पे बढ़ा रहा है, उसको नेस्त नाबूद कर देगा, आप जान लीजिएगा। दुबई पे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, यहाँ पीस है, स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, सब कुछ उसने ध्वस्त कर दिया है। सऊदी नहीं, अभी अरब के ध्वस्त नहीं हुआ है, ये आप कह रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि सब कुछ लोगों ध्वस्त का- कर दिया है। लोगों का मैं देखिए विश्वास- जाकिर साहब, हमको मैं पैनिक नहीं फैलाना है, इस बात को थोड़ा ध्यान में ज्यादा बोल रखिए। गए, हम मान आपके गए, और हम थोड़ा मेरे ज्यादा। जानने वाले हजारों लोग इस वक्त दुबई में रह रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, आज से नहीं सालों साल से। तो जब आप ये कहते हैं ना कि सब बर्बाद कर दिया है, तो दुबई में कुछ जगहों पर गिरे हैं, अबू धाबी में गिरे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब बर्बाद हो गए। I'm just saying this। बात को थोड़ा वर्ड ज्यादा हो गया है जी। लेकिन वो विश्वास टूटा है कि दुबई सेफ है। हाँ, रास ये आप कह तनूरा सकते पे जो रास तनूरा पे जो अटैक हुआ है, उसने ये ईरान ने ये समझा दिया है कि अगर तुम 1990 वाला सद्दाम हुसैन वाला कोलिशन बना के अमेरिका के साथ जाओगे, तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे। हुर्मुज में अगर उसने जो है थर्ड स्टेप अगर हुर्मुज में लगाया तो पूरी दुनिया के ऊपर इस पे कॉस्ट ऑफ वार आएगी। तो अभी ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो डोमेस्टिकली भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब जो है सड़क पे आया मैं था। यही सवाल अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास लेके जाना चाहूंगा। श्रीवास्तव साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से ईरान आज सुबह से रिटेलिएट कर रहा है, ताबड़तोड़ और गुस्से में आग बबूला हो गई, इंतकाम जिसको कहते हैं, मुझे तो कई बार लगा कि वह लीडरशिप है ही नहीं, जिसको जो मन में आ रहा है वहां मारता है। इज इट राइट? बिल्कुल सही सुमित जी, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ। सेंटिमेंट्स अलग चीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखिए, कोई भी टारगेट जो उन्होंने हिट किया है वो मिलिटरली वॉर वेजिंग कैपेसिटी ऑफ द एनिमी को अटैक हिट नहीं करता है। दूसरा ये होता है कि जो पॉलिटिकल सेंटर्स होते हैं उन पर कोई हिट नहीं हुआ है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं उन पर कोई हिट नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेंटर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड या आपके जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है उस पर कोई हिट नहीं हुआ है। छुटपुट हिट्स हुए हैं। मैं भी दुबई में, मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों से, एक से मैंने पूछा था जो मेरे साथ कैनबरा स्क्वाड्रन में थे, तो उनका भी एक मैसेज आज ही आया है करीब 12:35 पर, और उन्होंने कहा हाँ सब कुछ सामान्य है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा, और मॉल्स खुले हैं, दुकानें खुली हुई हैं और सब लोग चल रहे हैं, हाँ भीड़ भाड़ कम है सड़कों पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपकी बात से मैं पकड़ूंगा, आपने कहा ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप नहीं है। अगर मैं भी उसको देखना चाहूँ तो अगर मान लीजिए मेरे कमांड स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया, मेरी कम्युनिकेशन लाइंस को ख़त्म कर दिया गया, तो एज ए सेक्लूडेड एक यूनिट कमांडर के हिसाब से मेरे पास प्री असाइंड टारगेट्स होते हैं जिनको मैं अटैक करता हूं। वो प्री असाइंड है। अदरवाइज आप देखिए, ओमान तो मीडिएट कर रहा था मगर इट वाज यूएस सिंपैथाइजर, तो वो पहले से प्री असाइंड टारगेट्स में होगा। ब्रिटिश असेट्स को आप हिट कर रहे हैं, प्री असाइंड टारगेट होगा। जो अरामको पर जो अटैक हुआ है वो अटैक एक तरीके से पहले भी हुआ था, लेकिन अरामको जो मेन फैक्ट्री है बहुत फैली हुई है, उसके मेन जहां से प्रोडक्शन होता है वहां अटैक नहीं हुआ है। वहां बहुत सारे स्टोरेज टैंक्स हैं, किसी एक में अटैक हुआ तो काला धुआं उठने लगता है। हर काला धुआं वॉर में कोई प्रिसाइज टारगेट को अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो जानना जरूरी है। अगर आप इस तरह से जरा इसी सीन को देखने की कोशिश करिए कि इजराइल की वॉर वेजिंग कैपेसिटी में कोई फर्क पड़ा है? नहीं। अमेरिका की वॉर वेजिंग कैपेसिटी में कोई फर्क पड़ा है? नहीं। पर ये तुलना बेमानी नहीं है, एक के पास 100 रुपए का नोट है और एक के पास 2 रुपए का नोट। अब उस पर मैं आता हूं। तो अब होगा क्या? तुलना अगर हम दिखा सके इजराइल की और ईरान की, सैन्य शक्ति का कोई संतुलन है नहीं। हाँ, ये ईरान को भी पता था और हमको भी पता है। ईरान पे सैंक्शंस कितने सालों से लगे हुए। हाँ, लेकिन एक चीज थी, ईरान के पास एक बहुत बड़ी पावर है। वो पावर थी मिसाइल की पावर, राइट, और दूसरी पावर थी ड्रोन की पावर। अब ड्रोन की पावर कैसे है? जो मेरे पास एक तो स्टॉक में जो मिसाइल्स हैं
जो स्टॉक है मेरे पास ड्रोन्स का या स्टॉक है मेरे पास मिसाइल्स का, उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो जाके उसको टच करेंगी, जो आपके इजराइल को, जो उनका मेन एडवर्सरी है, वो बहुत कम है। वो ऐसा नहीं है कि प्रचुर मात्रा में है कि आप लगातार अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको उसमें टारगेट ढूंढने पड़ेंगे। और जो उनका नेविगेशन सिस्टम है, एक बार मैं पहली बार आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, वो नेविगेशन सिस्टम ऐसा प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेन्ड होता है। वो जीपीएस का सपोर्ट नहीं ले सकते, वो ग्लोनास का सपोर्ट नहीं ले सकते, वो बैदू का सपोर्ट नहीं ले सकते, और वो सैटेलाइट की किसी लिंक का सपोर्ट नहीं ले सकते। इंटरेस्टिंग बात आप प्रिसिशन कम हो जाता है, तो इसलिए मारक क्षमता बहुत डिग्रेड कर जाती है। और ये कब तक सस्टेन कर पाएगा? धीरे धीरे करके सारी मिसाइलें, सारे ड्रोन खत्म भी होते जा रहे हैं, इसको पीछे से कोई बैकअप है या नहीं है, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज आज हुई है, जो एक राजनीति का छात्र होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय नीति का छात्र होने के नाते, कुवैत में F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान F-15 जेट जो था, वो ईरान का दावा है कि हमने मार गिराया। ये कैसे हुआ? पायलट सुरक्षित है अगर मार गिराया? क्या ये कुवैती सिस्टम का फेलियर था? आप बता सकते हैं इस बारे में शिवा? देखिए, 3 गिरे हैं। जो विजुअल्स मैंने देखे, तो पहले खबर आई थी कि 1 गिरा है, फिर खबर आई 3 गिरे हैं जी। तो नजरिया होता है। अगर मैं इसको देखूं 3 गिरे हैं, सेंटकॉम ने भी इसको कंफर्म किया है एक्सपोज पे। अगर 3 जहाज गिरे हैं और आप कहते हैं फ्रेंडली फायर में गिरे हैं जी, तो ये किस टाइप का फ्रेंडली फायर है? तब किसी एनिमी फायर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सवालिया निशान खड़ा करता है कि मैं जैसे F-15 को जानता हूं, और ये स्ट्राइक ईगल वाला जहाज था जिसके अंदर 2 पायलट्स होते हैं, एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर होता है और एक पायलट होता है। तो अगर वो 6 लोग बाहर निकले, इजेक्ट आउट किए, 6 के 6 सेफ हैं, लेकिन आप बताइए, आपके पास लिंक 16 होता है, डेटा कनेक्टिविटी होती है, और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो के सिग्नल्स जाते रहते हैं कोडेड, ये सारे के सारे क्या हुआ इनको? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर ईरान ने कहा हमने मार दिए, इस परिप्रेक्ष्य में तो ईरान ने मारे नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आप किस तरह की व्यवस्था जो आप कह रहे हैं, तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपस में लड़ पड़ रहे हैं और आपस में, तो क्या तैयारी क्या थी फिर? ये मैं नक्शे पे एक बार दिखाना चाहता हूं आप तमाम एक्सपर्ट्स को, दर्शकों खासतौर पर। ईरान और ईरान के आसपास के जो बेसेस हैं, जहां पे मिलिट्री है मौजूद, अमेरिका के और अमेरिका के दोस्तों की, उनकी सैनिक क्षमता देखिए। इराक में करीब 2500 सैनिक हैं, कुवैत में करीब 13,500 हैं, कतर में 10,000 हैं, बहरीन में 9,000 हैं, यूएई में 3500 हैं, 2700 सऊदी अरब में हैं, जॉर्डन में 3,813 सैनिक हैं, सीरिया में लगभग 2,000 हैं। तो इतनी बड़ी सेना जो है ये घेरी हुई है, ये अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों की सेना है। और इसीलिए ये लगता है कि वोरा साहब कि आसान नहीं होगा ईरान के लिए, मतलब इतनी भीड़ में बम गिराना कि नुकसान तो पहुंचा ही सकता है ईरान। हाँ, आप कैसे देखते हैं? अगर अभी तक उसने अमेरिकन सोल्जर्स अभी 3 कहा है ना, मरे हैं अभी 3 का है। हाँ, और फिर ईरान तो कह रहा है कि मैंने कई करोड़ मार दिए हैं, वो तो फिर अलग बात है। बट रियलिटी है कि कई बेसिस को तो खाली कर दिया था जब डर लग रहा था कि जंग होने वाला है। एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल, उनको वेकेट कर दिया था। सो प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन, और ईरान के पास अब इतनी एक्यूरेसी नहीं है। उसने सर, जो मेरे पास खबर आई है फ्रॉम रशियन सोर्सेज, कि उन्होंने कहा था रूस से कि अपने जो S-400 सिस्टम्स हैं जो अभी ईरान में नहीं है, उनको एक्टिवेट कर दो, और आपके जो सैटेलाइट रेडार सिस्टम्स हैं जो सीरिया में आपके बेसिस में हैं, उनकी हमारी मदद कराएं, ताकि इजरायली पायलट्स जो हैं वो दे विल बी फ्लाइंग ब्लाइंड, उनको पता ना लगे क्या हो रहा है, उसको शट ऑफ कर दीजिए। रूस ने कहा, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, रूस ने कहा भाई देखिए, ये इन्होंने आपके ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हमारी जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो किक इन नहीं करती। अब रूस सही कह रहा है या चालाकी कर रहा है, आई डोंट नो। ईरान भी तो बोल रहा है कि हम अपने दोस्तों के हमला नहीं कर रहे, हम उन ठिकानों पे हमला कर रहे हैं जहां से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। और अभी तक ये बेसिक थिंग ये आपको मार्शल साहब बताएंगे कि जो इजरायली प्लेन्स ने हमले किए और अमेरिकन ने, वो बेसिस से नहीं उड़े हैं सर, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े हैं और इजराइल से उड़े हैं। एम आई राइट सर? बेसिस से हो सकता है कब कुछ हुआ, बट बेसिस को जो आप ठोक रहे हैं, खुद आप वायलेट कर रहे हैं सॉवरेंटी उस देश की जहां पर ये बेसिस है। मिसाल के तौर पर आप जो भी जो इंटरव्यू कर रहे हो, ये देखिए, नो प्रॉब्लम, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगे हुए हैं ईरान के आसपास की अलग अलग जगह पे। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस विंसन, यूएसएस निमित्ज, यूएसएस डिस्ट्रॉयर, और ये डिस्ट्रॉयर एक और है। ये तमाम जो जगह हैं जहां से आप इशारा कर रहे हैं, जहां से प्लेन्स उड़े हैं जिन्होंने अटैक किया है। थैंक यू।
तो उन पे हमला करिए ना, उसके बाकी लोगों पर हमला करने के, और उनको नाराज कर रहे हैं। और सर लेट मी जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग, इसका एक परिणाम है मार्शल साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर अब सुन्नी शिया डिवाइड परमानेंट हो गया है सर। अच्छा, और एक रहेगा चौधरी उस एरिया का, ये सब चले गए हैं। नहीं सर, टर्की भी चला जाएगा, एर्दोवान को अब अपनी जान पे बहुत खतरा है। एक चौधरी रहेगा वहां पे, उसका नाम इजराइल है सर। अच्छा। पूरे मिडिल ईस्ट का हेजेमोन जो कहते हैं ना, दादा, वो है सर। अब मैं ये कह रहा था कि ये 3 जहाज की जो खबर है, बाकी सब तो ठीक है जी, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि इनको अब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हमारा एयर सिचुएशन बोर्ड जो होता है, जो हम बोलते हैं नेशनल रैशनलाइज एयर पिक्चर, वो आपकी क्लियर क्यों नहीं है? हमारी क्लियर थी। आप बताइए, हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर जो हम माने इतने टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं माने जाते हैं जितने कि यूएस है और इजराइल है, 300 ड्रोन से हमला हुआ। आपने कोई फ्रेंडली फायर देखा? तो ये वाली जो चीज है, ये अपने आप में इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। किसको? देयर अमेरिकन्स कमांड को? अमेरिकन्स को, ये अमेरिकन बिकॉज दे आर ऑल एलाइज, ये तो इन्हीं के बेसिकली टेक्नोलॉजी, अमेरिकन फोर्सेस। हाँ, ये तो इन्हीं के टेक्नोलॉजी कवर में काम करते हैं। कुवैत एयर डिफेंस क्या है? वो अमेरिकन एयर डिफेंस है। तो अपने आप में ये एक जरूर सवालिया निशान है। वॉर फाइटिंग जो इनका सिस्टम है, वो कहाँ फेल किया? क्योंकि ये मैं मान के चलता हूं कि ईरान को इन जहाजों को इंगेज करना मुश्किल है। एक और बड़ी खबर आ गई है, एक और बड़ा अपडेट करते हैं। यहाँ पर मैं आऊंगा जाकिर साहब आपके पास, इसीलिए मैं जाकिर साहब आपको स्टूडियो बुला रहा था। लेकिन बड़ी खबर ये कि चीन की तरफ से बयान आया और चीन इस बार रिएक्ट कर रहा है कि युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध रोकने की अपील अब चीन कर रहा है। चीन ने कहा कि बातचीत और कूटनीतिक तरीके से हल निकाला जाना चाहिए। और इसी तरीके से यूरोपीय संघ, एक और पावरफुल संस्था है यूरोप के तमाम देशों की, उसकी तरफ से भी बड़ा बयान आया है। वो भी सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है। उर्सुला वॉन का ये बयान है, परमाणु मिसाइल प्रोग्राम बंद करना चाहिए ईरान को। जाकिर साहब, आपकी प्रतिक्रिया? जो कुछ यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है, अब तो खमेनाई बचे भी नहीं, अगले को सामने आ जाना चाहिए। तो बच्चे को बचाना है ना, किसको? बच्चा अभी बचा नहीं है, इजराइल। हाँ, सभी का बच्चा है वो, तो उसको बचाना है। जब तक कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म नहीं की जाएगी, मिसाइल कैपेसिटी खत्म नहीं की जाएगी, वहां पर जो है प्रो यूएस, प्रो वाशिंगटन गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि इस लड़ाई में इजराइल इन्वॉल्व है जाकिर साहब। क्या इसीलिए तमाम कंट्रीज जो ईरान के आसपास हैं वो खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं? मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर ये इसमें वो ईरान के खमेनाई साहब के साथ खड़ी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इजराइल के मुखालफत करती दिखाई देंगी। ये पेच है क्या पूरी कहानी ये में? चीज नहीं, वो मुस्लिम कंट्री से कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल में जो है 35% पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया को वो दिखाता है, वो करेगा। तो मुस्लिम कंट्री से मैं नहीं समझता हूँ कतर, बहरीन, नहीं, ये सब जॉर्डन, कोई मतलब नहीं है। ये सब कोई मानी नहीं है कि इजराइल ने कतर पर अटैक कर दिया तो क्या कर लिया किसी ने? कुछ नहीं है, इनका कोई मानी नहीं है। ओनली पावर इन द नहीं, अगर कतर पलट के अटैक करता तो क्या कहते आप? नहीं, कि कुछ नहीं, कतर जो उसके इजराइल के पास साथ खड़ा हो गया, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, तो होने दीजिए ना, ईरान तो उसके लिए तैयारी है। नहीं, ईरान नहीं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज क्या कहती? इंडिया में लोग क्या कहते, इंडोनेशिया में लोग क्या कहते? सारी कंट्रीज सिर्फ 56 इंच हैं। 56 कंट्रीज है ना, तो 56 इंच है, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ ओनली कंट्री ईरान है, और उस रीजन में 2 ही पावर रहेंगे, ईरान और इजराइल। अभी भी ईरान बचेगा आपको लगता है? ईरान बचेगा, और ईरान बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लड़ाई लड़ रहा है। उसको समझने की कोशिश करिए। ब्रिगेडियर साहब अपनी बातें खुद काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान जो है अंधा हो गया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये तीन जो है F-15 कैसे गिर गए। जी, मैं अब ये आप देखिए ना, आप चीजों को देखिए। अगर कमजोर आदमी जोर से चिल्लाता है तभी उसकी सुनी जाती है। लेकिन आज ये बताइए कि इजराइल में कितनी ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं? क्या आयरन डोम का शोर हो रहा है? नहीं हो रहा है। अमेरिका वहां पर इतने बेसिस लेके बैठा है, क्या एक भी मिसाइल उसने रोक लिया है? जाकिर साहब, आप ये बोल रहे हैं कि इस लड़ाई को ईरान जीत रहा है, आप ये कह रहे हैं? जीतेगा नहीं। हम मरेंगे तो तुमको मार के छोड़ेंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे। हमको बर्बाद करोगे तो हम भी बर्बाद होंगे, तुम भी बर्बाद होगे। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिए जी। ये लड़ाई जो हुई है ना, जो इनके लीडर को मारा है, ये शिया कम्युनिटी, सुन्नी की बात मैं नहीं करता हूं जी, दे आर वर्थलेस। शिया कम्युनिटी ने ट्रंप ने अपनी फैमिली का पर्सनल एनिमिटी लिया है।
और शिया कम्युनिटी इनकी फैमिली के पीछे ठीक है। जाएगी, इनके पीछे जाएगी। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूं, हिस्ट्री के डॉट्स को अगर कनेक्ट करिए तो खुमैनी ने सलमान रश्दी को फतवा दिया था 1919 जाकिर साहब, और आपने सुन्नियों को वर्थलेस कहा। आप ज्यादा बोल जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि मैं ज्यादा बोल नहीं गया। है, जो हकीकत है मैं जानता हूं। नहीं, पर मैं इस बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता। आप हिस्ट्री सुनिए तो भी बता नहीं, मैं मेरे लिए शिया सुन्नी सब बराबर है जाकिर साहब, मेरे लिए नहीं है। नहीं तो आप वर्थलेस नहीं बोल सकते। मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर हैं और आप कुछ भी बोल के निकल जाएं, ये नहीं होगा। हिस्ट्री को जोड़ के बता रहा हूं, मैं भी सुन्नी ही हूं। नहीं तो भी अगर आप हैं तो भी आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं, बात तो टाइम तो दीजिए। प्रॉफिट के खलीफाओं को किसने माना, कत्ल किया? सुन्नियों ने किया। प्रॉफिट के नवासों को किसने किया? सुन्नियों ने किया। कहीं भी ईरान या शिया नहीं आए मारने के लिए। दे आर वेरी गुड किलिंग देमसेल्फ। जाकिर साहब, आप अपनी राय को रखने के लिए आजाद है, पर इसका मतलब नहीं कि आपकी राय से सारा का सारा जो दर्शक वर्ग है वो जुड़े। लेकिन मैं इस बात की बिल्कुल भी, जो आप कह रहे हैं एज ए चैनल, मैं इस बात को बिल्कुल भी तस्दीक नहीं करता हूं। सरासर अपना प्रोटेस्ट। नहीं जाकिर साहब, ये नहीं चलेगा। जाकिर साहब, ये नहीं चलेगा। प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशन नहीं हूं मैं, फैक्ट रख रहा हूं। कंट्रोल योर फीलिंग। नहीं, ये फैक्ट। अरे भाई, आपने कह दिया वर्थलेस है तो मैं मान लूंगा वर्थलेस है। कैसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बोल दूंगा वर्थलेस है, आपको अच्छा लगेगा क्या? प्लीज बिहेव। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रिक्वेस्ट को मानने को तैयार ही नहीं है। आप चाह रहे कि मैं लड़ूं आपसे? नहीं, हम लड़ लेते, आ जाते हैं आप। आपको बुलाया था मैंने। लेकिन मैं इस बात की तस्दीक नहीं करता हूं। आपके सेंटिमेंट आपकी जगह हो सकते हैं, पर आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। आपने इजराइल का नाम लिया और मैं उस कहानी पे आना चाहता हूं। आखिरकार खामेनेई का खात्मा कैसे हुआ, खामेनेई तक मोसाद कैसे पहुंचा, इस कहानी में बहुत दिलचस्पी है। लोगों ने खूब वोट किया, करीब 25-30% लोगों ने हमको वोट किया। आइए देखते हैं खामेनेई के आखिरी वो पल, जब जिसकी जानकारी सीधे मोसाद के जासूसों के जरिए इजराइल और अमेरिका तक पहुंची, और फिर क्या हुआ। मिसाइल अटैक के शुरुआती 30 सेकंड में ही खामेनेई का खात्मा हो गया। ईरान में भी घर के भेदी ने लंका ढहाया। खामेनेई का वो भेदिया क्या ईरान की सेना में था? मोसाद का वो खबरी क्या ईरान के इंटेलिजेंस में था? वो कौन था जो खामेनेई की साये की तरफ पीछा कर रहा था? क्या वो खामेनेई के IRGC का जयचंद था, या वो ईरान के पैरामिलिट्री बसीज में शामिल विभीषण था, जिसने मोसाद को अयातुल्ला अली खामेनेई की पिन पॉइंट लोकेशन पहुंचाई? क्या खामेनेई की हर कदम की खबर उसे रहती थी? वो कहां जाएंगे, कब जाएंगे, क्या खाएंगे, कितने बजे सोएंगे, इमरजेंसी जब आएगी तो वो कहां अंडरग्राउंड होंगे? ये सारी की सारी जानकारी खामेनेई के उस करीबी को पहले से होती थी। लेकिन एन वक्त पर उसने खामेनेई की खबर मोसाद और CIA तक पहुंचा दी। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA का अहम रोल रहा। मोसाद और CIA के एजेंट्स महीनों से खामेनेई को ट्रैक करते रहे। महीनों की प्लानिंग के बाद सैटेलाइट इमेजरी और स्पाई नेटवर्क से खामेनेई की लोकेशन जब 100% कंफर्म की गई तो परफेक्ट टाइमिंग पर स्ट्राइक कर दी गई। प्लानिंग की कामयाबी का राज रहा सटीक इंटेलिजेंस और सरप्राइज अटैक। शनिवार को सुबह जब खामेनेई बहुत ही सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे तो उनके इस करीबी सलाहकार ने सारी जानकारी लीक कर दी। प्लान के मुताबिक पहले से हमला शनिवार को रात में होनी थी, लेकिन जब खामेनेई की इस बैठक की जानकारी और मीटिंग की पिन पॉइंट लोकेशन की जानकारी मोसाद और CIA के जरिए इजराइल और अमेरिका तक पहुंची, जब कंफर्म हो गया कि शनिवार की सुबह यानी 28 तारीख की सुबह ये सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ रहेंगे, तो अचानक बड़ा अटैक करके खामेनेई को उनके करीबियों के साथ खत्म करने का प्लान तय किया। तो सुना आपने किस तरीके से पूरा का पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब आगे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मोसाद के काम करने के तरीके के बारे में मेरे साथ जो दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं उनके पास कुछ ना कुछ कहने को है, खासकर वोरा साहब के पास। वोरा साहब, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस, मोसाद जैसी जासूसी कोई और कर सकता है क्या? आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। मेरा मानना है कि मोसाद एक बहुत इफेक्टिव एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके मुकाबले की एक भारत के पास भी है। वी आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। लेकिन मेरे जो इजरायली फ्रेंड्स, जैसे हमारा एक अपना ग्रुप है मार्शल साहब, उसमें एंड दे आर रिटायर्ड मोसाद, रिटायर्ड इजरायली ऑफिसर, बहुत से हैं, दुनिया भर में से हैं। उन्होंने ये कहा है दैट फॉर अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के लिए, अब माने ना माने जो उन्होंने कहा है, वी वर लिसनिंग, हम लोग हर बात सुन रहे थे, ये खमेनी साहब और उनके जो साथ थे वो क्या कर रहे थे। इसीलिए
खमैनी साहब की 3 मीटिंग्स थी उस दिन, एक अपनी मिलिट्री कमांडर्स के साथ, एक IRGC के साथ, रेवोल्यूशनरी गार्ड, और एक सीनियर सिविल सर्वेंट्स। हमने इंतजार किया कि सब इकट्ठे हों, और रात को नहीं हमला किया, दिन दिहाड़े हमला किया है, क्योंकि ईरान के एयर डिफेंसेस और उसकी आंखों को हमने नस्त नाबूद कर दिया था। सो दिस वेरी सिग्निफिकेंट कमेंट कि हम सब सुन रहे थे, हमें मालूम है वो क्या करने वाले थे। ये इफेक्टिवनेस होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस, इन तीनों के जरिए उन्होंने खत्म कर दिया। और पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दिया। एक हमले में एक लगातार 30 बम गिरे और पूरा का पूरा खानदान जो था वो खत्म हो गया। सर, मोसाद की ऑपरेशंस के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? क्या उसके जैसा इंटेलिजेंस करने वाला कोई भी है? अमेरिकन भी है क्या? मोसाद का नाम, इसे नामी गरामी जिसे बोलते हैं ना, जाना पहचाना, नामी गरामी। आपको विश्वास है कि वो कहीं भी पेनिट्रेट कर जाएंगे, किसी भी सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाएंगे, चाहे वो एंटबी एयर ऑप्स हो, चाहे कुछ भी हो। आपने देखा होगा, आज की कहानी नहीं है, पिछले दशकों से चली आ रही है, जब से इजराइल स्टैब्लिश हुआ है। वो क्यों हुआ? क्योंकि इजराइल में बच्चा मिलिट्री ट्रेनिंग के थ्रू गुजरता है, कॉन्स्क्रिप्शन है, और वहां पर उनको परमानेंट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो उनको जिंदा रहने के लिए, एंड दे हैव गॉन थ्रू होलोकॉस्ट, वो होलोकॉस्ट को अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। जब मैं इजराइल में गया था, आई वाज इन एयर फोर्स, हमारे जाकिर साहब हैं, उनको बता दूं, मैं एयर कमांडर था, मैं ब्रिगेडियर नहीं, मैं एयर वाइस मार्शल हूं। तो बेसिकली वहां पर वो आज भी सेलिब्रेट करते हैं। हमें ले आते हैं म्यूजियम में, वहां रीत रखते हैं कि उनके पूर्वजों ने क्या सैक्रिफाइस किए। कितना तो अपने आप को इस चीज को याद दिलाते हैं, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको मजबूत रहना पड़ेगा, और हर तरीके से इंटेलिजेंस उसका पहला काम है। मैं आपको बताता हूं, आजकल जिस तरह के वेपन्स होते हैं, वोरा साहब मुझसे एग्री करेंगे, वेपन्स की प्रेसिशन और वेपन्स की मारक क्षमता इतनी हो गई है कि अगर मुझे टारगेट इंटेलिजेंस है तो मैं कहीं भी मार सकता हूं। वो तो करके दिखाया, तो जो जैसे खमैनी जैसे आदमी को। टारगेट इंटेलिजेंस, एक हम उसको मोज़ैक डॉक्ट्रिन बोलते हैं। एक इंटेलिजेंस को लेके नहीं चलते हैं। आपको सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिलती है, आपको IW की इंटेलिजेंस मिलती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिलती है, और उसको ओवरले करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से। ह्यूमन इंटेलिजेंस अल्टीमेटली बताती है कि ये चीज यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दे फॉलो ऑलवेज इन इंटेलिजेंस एनालिसिस मोज़ैक डॉक्ट्रिन। मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर लेके आना चाहूंगा, और उस पर जाकिर साहब आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। अब आगे क्या, खamenei के बाद कौन? क्या जो निर्वासित क्राउन प्रिंस है रजा पहलवी, वो ईरान का नेतृत्व करेंगे? उन्होंने दावेदारी पेश की है, मैं ईरान के नेतृत्व के लिए तैयार हूं, रजा पहलवी का कहना है। प्रिंस पहलवी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया है, ट्रंप ने हमसे किया वादा पूरा कर दिया है, अब बदलाव का समय आ गया, खुद पहलवी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। रजा पहलवी और उनका पूरा परिवार आज वॉशिंगटन के आलीशान बंगले में रहता है। पत्नी यास्मीन पहलवी और उनकी 3 बेटियां नूर, ईमान और फराह। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ईरान की आधुनिक पहचान का चेहरा बन चुकी है। सबसे बड़ी बेटी नूर पहलवी पेशे से मॉडल और इन्वेस्टर है। दूसरी बेटी ईमान पहलवी 2023 में यहूदी मूल के कारोबारी ब्रैडली शेरमैन के साथ विवाह कर चुकी है। सबसे छोटी राजकुमारी का नाम फराह पहलवी, जो अपनी दोनों बड़ी बहनों की तरह अमेरिका में ही जन्मी और वहीं पर पली बढ़ी। रजा पहलवी की तीनों बेटियां केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं है, वो ईरान की महिलाओं के लिए आजादी की आवाज भी उठाती है। ईरान की युवा उन्हें अपनी नई उम्मीद की तरह देखते हैं। ईरान का शाही परिवार आज अमेरिका में क्यों बस गया है, तो बैकग्राउंड में करीब 47 साल पुरानी कहानी है। साल था 1979 का। ईरान में इस्लामिक क्रांति हो चुकी थी। गलियों में नारों के बीच शहंशाह रजा शाह पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। जिस वक्त रजा शाह ईरान छोड़ रहे थे, उस वक्त 19 साल के युवराज रजा पहलवी अमेरिका में लड़ाकू पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे। अमेरिका में बैठे रजा पहलवी दूर से ही देखते रहे कि उनके पिता की राजशाही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रजा के पिता दूसरे देशों में शरण ढूंढते रहे और आखिर में मिस्र में कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझते हुए उनकी मौत हो गई। रजा का परिवार अपने ही देश नहीं जा सकता था। उन्हें निर्वासन में रहने वाले कुछ पुराने वफादारों की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। 47 साल से निर्वासन की जिंदगी झेल रहे पहलवी परिवार को अब स्वदेश वापसी की उम्मीद जगी है। आज की तारीख में रजा पहलवी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के संपर्क में है। इजराइल के साथ उनके गहरे संबंध और अमेरिका का समर्थन उन्हें सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बनाता है। रजा पहलवी स्वदेश वापसी से उम्मीद में है, लेकिन क्या रजा पहलवी अपनी बेटियों के साथ तेहरान के महलों में लौट पाएंगे, या उनका स्वदेश वापसी का सपना अभी सपना ही रहेगा? ये सब कुछ युद्ध के नतीजों पर निर्भर करता है।
तो क्या रजा पहलवी ही अगले मुखिया होने वाले हैं ईरान के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक ताज़ा अपडेट एक और बता दूं, आज प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समाधान होना चाहिए। भारत शांति और स्थिरता के लिए खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में चिंताजनक होती स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार सभी स्थितियों पर कड़ी नजर रखे हुए है और शांति की अपील कर रही है। शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है और भारत उसी के साथ खड़ा हुआ है। भारत हमेशा से बोलता रहा है कि हम तो बुद्ध के देश है, युद्ध को हम नहीं मानते हैं। गोरा साहब, एक तो आपका कमेंट रजा पहलवी के बारे में, क्या वही है अगले नेता? कितने सालों से अमेरिका में है, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने उसको सपोर्ट नहीं किया, खुलेआम वो बाहर नहीं आया है। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, बहुत गुस्सा था रजा पहलवी के अगेंस्ट जब वो शहंशाह थे, लोग भड़क गए, फिर रुहेला खोमेनी साहब आए और उन्होंने उस जो एंगर था शाह के अगेंस्ट उसको ट्रांसफर कर दिया टू एंगर अगेंस्ट अमेरिका एंड इजराइल। बड़ा शैतान छोटा शैतान। सर, अभी बात कर रहे थे एवाज मार्शल साहब मोसाद के बारे में। एक आपको मैं राय देता हूं सर, आप ये किताब पढ़िएगा। मेरे एक मित्र हैं रोनन बर्गमैन, वो इजरायली जर्नलिस्ट हैं। किताब का नाम है राइज एंड किल फर्स्ट। ये 7 साल पहले इन्होंने किताब, मेरे पास कॉपी है, राइज एंड किल फर्स्ट, कि इजराइल पश्चिमी दुनिया के किसी और देश से ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशंस करता है। और एक छोटी सी चीज बिल्कुल फर्स्ट किलिंग जो थी 1990s, ये ईरानियन बैठा हुआ है सर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पेरिस के कैफे में ड्रिंक कर रहा है। एक बड़ी खूबसूरत महिला आके साथ बैठती है, बातचीत होती है, फिर ये कहता है चलिए मेरे कमरे में चल के और ड्रिंक करते हैं। कहती है चलते हैं ऊपर। तो फिर कहती है कि मेरा टैक्सी ड्राइवर नीचे खड़ा, मैं जरा फोन पे उसको, उस समय मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन होती थी होटल के फोन से, मैं जरा उसको कहती हूँ कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी। फोन उठा के कुछ कह के कहती है मैं अभी आ रही हूँ, रख देती है फोन और कहती है मैं रिसेप्शन पे नीचे जा रही हूँ। ये आदमी आके देखता है कि क्या हुआ है, फोन उठाता है, प्यूम, गला इधर गया, आंखें उधर गई, सब कुछ। ये थी पहली टारगेटेड असैसिनेशन। मोसाद तो इसमें स्पेशलिस्ट। सही है गलत है मैं कुछ नहीं कह रहा सर, बट यही है कि मोसाद हैज एनेबल्ड इजराइल टू सर्वाइव टारगेटेड असैसिनेशन। मार दो जो लोग, इसी के शीर्षक है राइज एंड किल फर्स्ट। जाकिर साहब, एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा, इसके पहले खत्म करूं, और वो ये कि क्या आपको लगता है कोई सिचुएशन कभी आ सकती है आने वाले भविष्य में हमारे आपके रहते हुए कि इजराइल और ईरान बात कर रहे हों, आमने सामने हो? सुमित जी, शेक हैंड हो? कहना इससे, या श्योर व्हाई नॉट। 1979 से हम छोड़ पहले देते किसने हैं। इजराइल को सबसे पहले रिकॉग्निशन दिया? ईरान ने। इंटेलिजेंस शेयरिंग किसके साथ करता था? ईरान इजराइल के साथ करता था। इजराइल के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, मिलिट्री ट्रेनिंग, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इजराइल ने ईरानियन ऑफिसर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी है। राइट। तो ऐसा नहीं कि संबंध अच्छे नहीं थे, संबंध बहुत अच्छे थे। आज से 47 साल और 46 और साल जब पहले एक थे, और तो अब चीज क्यों है नहीं हो सुमित जी, सकते? जब अरब्स के खिलाफ इजराइल अकेला खड़ा हुआ था, किसने साथ दिया? ईरान ने जल्दी साथ बोलिए जाकिर। देखिए, ऐसा है कि टाइम नहीं देंगे तो बुलाया ना करिए। टाइम दे रहे हैं ना, आपसे पूछते रहो। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप इंटरवेन करते हैं, बोलने नहीं देते हैं, फिर कहते हैं बोलिए। अच्छा, नहीं, आप दर्शक से पूछ लीजिएगा ना। हाँ, दर्शकों की राय बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, अभी आप समय नहीं टाइम बर्बाद कर देते रहे हैं। हैं। आप जिसको पसंद नहीं करते, जो लगता आप है कि समय अलग बर्बाद बोल रहा कर रहे हैं, है। फिर देखिए अगर अब आप मुझे अल्टरनेटिव व्यू के लिए बुला रहे हैं तो वो सुनिए, बोलिए टाइम ना। दीजिए। आप मेरा समय जाया कर रहे हैं अब। नहीं, जाया नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अब मुझे आप बुलाइएगा तो पूरा टाइम दीजिए, नहीं तो ना जी बुलाया जाकिर साहब, अब समय निकला जा रहा है, 30 सेकंड निकल गए इसी ये बहस क्या में। है, मतलब सारे लोग तो ये बता रहे क्या हैं इजराइल और ईरान एक हो सकते हैं? बात होगी कभी? ये तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अपने टर्म्स पे अगर इजराइल आएगा तो बात हो जाएगी। और नंबर 1, नंबर 2, ईरान की तो पनाह की सभी तस्बीह गिन रहे हैं। लेट अस सी, ईरान फतह इतनी जल्दी से फना नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। नहीं, फना किसी के लिए कोई चाहता भी नहीं, लेकिन सब कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं। रजा शाह के लिए ईरान तैयार है, वेलकम करने के लिए तैयार। आए तो वहां ठीक है। ट्रंप ने एक पर्सनल एनिमिटी लिया है ईरान से। ठीक है। शियों से ट्रंप ने एक पर्सनल एनिमिटी लिया। जार्ड कुशनर जो है उस रीजन में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। मेरी बात नोट करिएगा कि आने वाले कल में क्या होगा उनकी फैमिली के साथ। ठीक है, नजर रहेगी आपके जो व्यू पॉइंट है उस पर भी हम ध्यान रखेंगे, और जो वोरा साहब ने कहा उस पर हम ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं। रोज की तरह हम पब्लिक के व्यू जरूर दिखाते हैं जो इस कार्यक्रम को देखते देखते हमारे पास आते हैं। ऋषभ नाम के दर्शक लिख के भेज रहे हैं कि देशों में हो रहे आपस में युद्धों को लेकर भारत पर
तेल व्यापार को लेकर संकट आ सकता है। साथ ही महंगाई का भी असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी युद्ध को रोकने में समय लगता है। हिमानी रावत का व्यू है, डील छोड़कर दबाव बनाया, दबाव से जवाब मिला और वहीं उलझ गए ट्रंप। ईरान को घेरने की कोशिश में हालात ऐसे बने कि हर फैसला अब राजनीति से ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। इसी नोट पर आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन लगातार मिडिल ईस्ट पे जो कुछ घट रहा है उस पर टाइम्स नाउ नवभारत की नजर बनी हुई है। मैं और मेरे साथी लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं।